नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज की कोशिश है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने में उन्होंने जिस कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया था कि इस संक्रमण के जो विषम परिस्थिति है, विश्वव्यापी बीमारी थी और इस बीमारी के दौरान सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज था, जब 2018 में उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया था हमने और पूछा था, तो उनका कहना था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो बहुत काम किया है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। और उन्होंने अपने सबसे निकटतम और सबसे विश्वसनीय जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, उनको स्कूल शिक्षा विभाग दिया है। आज उन्हीं के साथ हम बात करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में क्या कर सकते हैं। माननीय इंदर सिंह जी परमार हैं, आप सुजालपुर से विधायक हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपकी कोशिश रहती है कि यदि हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो जमीन से जुड़े आदमी को उसका न्याय मिले, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। आपका स्वागत है इंदर सिंह जी। मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों प्रयास कर रहा था कि इस कोरोना काल में शिक्षा के बेहतर से बेहतर उपाय हो सके, क्योंकि फिर भी आपने जब कार्यभार संभाला था उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि स्कूल खोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से चलाना था। तो आज भी हम 1 साल हो चुका है संघर्ष करते करते, आज भी आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बची हैं जो अभी अपने को करना है? पिछला पूरा साल कोरोना के कारण से प्रभावित हुआ है, शिक्षा विभाग नहीं संपूर्ण समाज प्रभावित हुआ है। हमने उसके कोरोना के कारण स्कूल नहीं खोल पाए, उसके विकल्प के रूप में हमने शिक्षा की निरंतरता देने का प्रयास किया है। उसमें हम काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्लास का और शिक्षक का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कहीं ऑनलाइन पढ़ाई करने का प्रयास किया, कहीं टीवी के माध्यम से, कहीं स्मार्टफोन के माध्यम से, फिर कई शिक्षकों को प्रेरित किया, अपना घर अपना विद्यालय योजना बना करके, फिर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई। लेकिन कुल मिलाकर के शिक्षा की निरंतरता को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग प्रदान हुआ। हमने 12th और 10th की परीक्षाएं होना चाहिए बोर्ड की, तो बोर्ड परीक्षा लेने जा रहा है। हम कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा लेंगे। 9th और 11th की भी हम परीक्षाएं संपन्न करने जा रहे हैं और 1 से 8वीं तक जरूर प्रोजेक्ट के आधार पर बच्चों को हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के आधार पर उनका असेसमेंट करेंगे, उनका आकलन करेंगे और अगली कक्षाओं को फिर प्रवेश देंगे। एक प्रकार से हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत स्कूल चलते हैं, लगभग 40% भागीदारी प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों की है। वहाँ भी हमारे विद्यार्थी बड़ी संख्या में हैं, वो भी 10th और 12th में उसी प्रकार बोर्ड की परीक्षा के साथ अपनी परीक्षा कराएंगे। जो CBSE के हैं वो CBSE उससे कराएंगे, जो मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम बोर्ड में है वो यहाँ से कराएंगे। लेकिन 11th और 12th साथ ही 6ठी से 8वीं और 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए भी हमने कहा कि सरकार ने जो नीति निर्धारित की है प्रोजेक्ट के आधार पर, उस पर भी आप परीक्षा ले सकते हैं, या फिर आप जिस पद्धति से आपने पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन भी बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, आप ओपन बुक सिस्टम से भी असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में हम परीक्षा लेंगे उनकी बच्चों की, जब भी जाकर के अगली क्लास में हम उनको प्रवेश देंगे। किसी प्रकार का जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनरल प्रमोशन, हम जनरल प्रमोशन के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कहा है, मैं भी स्पष्ट कह रहा हूँ, हम किसी भी प्रकार के जनरल प्रमोशन के पक्ष में नहीं है। आपने जो बात कही, इसके दुष्परिणाम स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय के तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री वो भी स्वर्गीय हो गए, इंद्रजीत पटेल थे, और जनरल प्रमोशन दिया था। उसके बाद एक पीढ़ी खराब होने की स्थिति आ गई थी। ये निर्णय पूरे प्रदेश में इसकी सराहना की जा रही है। एक और बात आपसे पूछना थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना काल आया है उसमें निजी स्कूल, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में जो कोरोना का पालन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, उसके साथ ही अपन, लेकिन कई जगह ऐसी परिस्थिति बनी, खासकर फीस को लेके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन आज बहुत हालत कई जगह से जो हम लोगों को आवाज़ें सुनने में आती हैं कि ऐसी परिस्थिति बनी कि कुछ निजी स्कूल हिटलरशाही करते हैं, तानाशाही करते हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ स्कूलों की शिकायतें आती, उस पर नियंत्रण का क्या आप मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत दे पाएंगे? एक तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के विद्यार्थी और अभिभावकों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने फीस
कि अनाप शनाप जो बढ़ोतरी होती थी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, उसको लेकर के हमने फीस एक्ट मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास किया। 2017 में हमारी सरकार ने पास कर दिया था और उसका विनियमन की प्रक्रिया पूरी होनी थी, नियम प्रक्रिया बनना था, जो 18 के अंतिम समय तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव आ गया है, चुनाव आने के कारण से वो प्रक्रिया, हमारी सरकार चली गई, वो प्रक्रिया वहीं रुक गई। कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में उस फाइल को खोला भी नहीं, वो विधि विभाग के पास ही पड़ी रही। हमने वापस, जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो सबसे पहले उस फाइल को बुला करके उसका अध्ययन किया, अध्ययन करके विनिमय की प्रक्रिया, नियम की प्रक्रिया पूरी की और हमने नोटिफिकेशन कर दिया। अब वो फीस एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। अब कोई भी विद्यालय इस अनाप शनाप जो फीस वृद्धि करते थे उसको नहीं कर पाएगा। कानूनी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान कर दिए गए। जहाँ तक कोरोना काल में फीस लेने का सवाल है, हमने जिन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, प्राइवेट स्कूल संचालित करते हैं, कुछ स्कूलों की शिकायत आ रही थी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उस समय भी कहा था कि स्कूल जहाँ नहीं खुले हैं लेकिन बच्चे को पढ़ाई वो करा रहे हैं ऑनलाइन, तो केवल ट्यूशन फीस लेंगे, ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी फीस के लिए हमने एलो नहीं किया था। उस समय भी निर्देश जारी किए गए थे। फिर बाद में भी विधानसभा में जब प्रश्न उठा तो फिर से हमने और स्ट्रिक्ट वो करके निर्देश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को उसके लिए अधिकृत किया गया है, वो ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जिनकी शिकायतें प्राप्त होती है, अभिभावक शिकायत करते हैं, उनकी जांच कराएं और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। जांच होगी। एक मांग और माननीय मंत्री जी उठती रही है लंबे समय से, और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने 15 में भी ऐसी घोषणा की थी। उस समय पूरे प्रदेश से प्रतिनिधिमंडल मिला था कि जैसा उच्च शिक्षा में फीस विनियामक आयोग है, ऐसा ही एक आयोग स्कूल शिक्षा में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट संस्थाओं में फीस निर्धारित करने के लिए आयोग का क्या ऐसी भविष्य में संभावना है आपके नेतृत्व में? अभी इसी कोई वो नहीं है इसका प्रस्ताव, लेकिन आपका सुझाव है, हम जरूर इस पर विचार करेंगे। जी, मैं एक सवाल की तरफ और आपसे, चूंकि इसमें कहना कोरोना के कारण बहुत हालात खराब थे, लेकिन कुछ एक ऐसी उपलब्धि हमारे देश के दर्शक, साधना के दर्शक ये देख सकें और समझ सकें कि एक ऐसी उपलब्धि इन विषम परिस्थितियों में भी स्कूल शिक्षा विभाग को श्री इंदर सिंह परमार जी की तरफ से कोई नवाचार कोई ऐसा मिला? क्योंकि बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे जानता हूं जो आपने किया है, आपकी तरफ से क्या नवाचार हो? हमने सबसे पहले तो कोरोना के समय जो स्कूल बंद हुए थे, उसी समय जो हमारे शिक्षकों ने नवाचार अलग अलग प्रकार के किए हैं, वही सचमुच में एक सच्ची उपलब्धि है। क्योंकि लग रहा था कि चारों ओर अंधकार में वातावरण है, ऐसे में हमारे शिक्षकों ने मार्ग निकाल करके सरकार के आदेश के पहले ही पढ़ाने का क्रम जारी रखा था, मतलब रिस्क लेकर भी पढ़ाने का काम किया था। ये सचमुच में इतनी विपरीत परिस्थिति में मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने एक महत्वपूर्ण काम किया है और शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतरता दी है। मैं सुजालपुर के, शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में एक स्कूल में गया था। वहाँ उस गांव के, मैंने स्कूल में जाके जब पूछा तो टीचर घर घर गए हुए थे और 5-5 बच्चों को एकत्रित करके वहाँ पढ़ा रहे थे। आपको लगता है कि ये जो आपने नया नवाचार शुरू किया था कि बच्चों को शिक्षक जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ाए, तो इसी को क्रम को, चूँकि अभी कोरोना और खतरनाक स्थिति में आ रहा है, इस क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से हमारा शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, पर चूँकि कोरोना का एकदम प्रभाव बढ़ा है, हमारी इच्छा थी कि इस साल हम धूमधाम के साथ में सभी बच्चों का नामांकन करके और सत्र प्रारंभ कर दें। दुर्भाग्य से जो वातावरण बना है, जो कोरोना का फिर से प्रकोप बढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम सब विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी विचार विमर्श हो रहा है। हम एक अच्छा निर्णय करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अप्रैल के महीने में कब से स्कूल खोल पाएंगे, इसका निर्णय हम जल्दी करने वाले हैं। यदि मान लो अप्रैल में स्कूल इस कोरोना का बड़ा और प्रभाव बड़ा नहीं खोल पाए, तो हम जब भी हमारा शिक्षण सत्र होगा, हो सकता है 14 जून है, 15 जून तक हम उसको करेंगे। उस समय के बाद में, क्योंकि हम इसको छुट्टी डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय फिर हम हमारे बच्चों का शैक्षणिकता को निरंतरता देने के लिए सब प्रकार के प्रयोग करेंगे।
जी। अभी जैसे हमने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हमको पढ़ाई पूरी कराना था क्योंकि परीक्षा लेना है। हमारे शिक्षकों को कहा कि भाई आप 9 बजे स्कूल में आइए, 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में आ रहे हैं और जिन बच्चों की पढ़ाई पीछे रह गई थी उनको भी अन्य छात्रों के साथ में बराबर लाने का काम स्कूल में कर रहे हैं। ऐसा ही हम जैसा गत वर्ष हमने प्रयोग किया था, अपना घर अपना विद्यालय, जिन घरों में परिवार में अभिभावक पढ़े लिखे हों घर में पढ़ाने का काम किया, लेकिन जिन परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है, टीवी नहीं है, अन्य प्रकार की सुविधा नहीं है, वहाँ पर हमारे शिक्षक गए हैं। शिक्षकों ने उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम किया है। समाज सेवी लोग गए हैं, हमारे कई अतिथि शिक्षक जो घर में बैठे थे उन्होंने भी उस शैक्षणिक कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रकार का जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो पहाड़ियों पर बैठ करके हमारी कई बहनों ने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हम आगे भी इसी प्रकार से दिए रहा। वैसे दुर्भाग्य से जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमारे सरकार ने और हमारे प्रदेश के बच्चों ने और अभिभावकों ने, शिक्षकों ने कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी मार्ग निकालने का काम किया है। जी। हमारे साथ हमारे जो CMD हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, श्री राजेंद्र कानूनगो जी, वो मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी कानूनगो जी। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज़ में। एक समाचार ये आया था बीच में कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, और अब इस मातृभाषा की शिक्षा वाला मामला जो है ये क्या सरकारी स्कूलों तक सीमित रहेगा या इसको निजी स्कूलों में भी लागू करने की कोई योजना है कि वो भी मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे? 8वीं क्लास तक का जो निर्णय हुआ है, तो इस विषय में क्या आपका कहना? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, नई शिक्षा नीति में देश की 22 भाषाओं को चिन्हित करने का काम भारत के संविधान के अनुसार किया है। 22 भाषाओं में जो जिस प्रदेश की मातृभाषा है वहाँ के लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि स्थानीय बोली में भी हम किताबों को बनाने का काम कर रहे हैं ताकि बच्चे अपनी भाषा में अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान का भाव खड़ा करेंगे। और केवल सरकारी स्कूलों में नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होने वाली है। हम सब जानते हैं कि दुनिया के कई सारे देश जो हमारे जैसे अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उनमें से अधिकांश देशों ने अपनी मातृभाषा के आधार पर दुनिया के साथ संवाद कायम किए हैं और अपना स्थान विश्व के मानचित्र में बना लिया है। भारत का दुर्भाग्य रहा है कि भारत ने इतने बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होने के बाद भी हमने अपनी मातृभाषा के प्रति अपने लोगों में स्वाभिमान का भाव नहीं जगा पाए, और आज ये हालत हो गई देश की आज़ादी के 70 साल बाद कि अशिक्षित जो मजदूरी करने जाने वाला परिवार भी ये सोचता है कि मेरे बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। हम इस धारणा को बदलने जा रहे हैं। हम पूर्व प्राथमिक से लेकर के तो मिडिल तक के लिए हम अपनी भाषाओं के आधार पर पढ़ाने का काम शुरू करेंगे। साथ ही हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई विदेशी भाषा पर हम रोक, विदेशी भाषाओं पर रोक नहीं होगी, लेकिन पहले हमारी मातृभाषा में अध्ययन करेंगे और वो सभी विद्यालयों पर लागू होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। एक इसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये इसी सत्र से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं या इसमें थोड़ा विलंब हो पाएगा? हमने क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर के पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनकी चिंता करने का काम पहली बार सरकार ने किया। बाल्यकाल की शिक्षा, उनकी देखभाल, ऐसा फिर बुनियादी शिक्षा जिसमें अक्षर ज्ञान सीखने की वो बनाना, ऐसी सब चीज़ों पहली बार इस प्राथमिकता के साथ की है। इसमें हमने 3000 स्कूलों को अभी 1501 और 1501 उनको चिन्हित किया है। आज ही हमने उसके लिए हमारे जो भारत सरकार का दीक्षा पोर्टल है उस पर हम टीचर उसके लिए चयनित करें हैं, उनको हम ट्रेनिंग देने का कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं। मॉड्यूल्स बना करके हम उन दीक्षा पोर्टल पर डाल देंगे
ताकि हमारे शिक्षक वहाँ से वो प्राप्त कर ले और बाकी शिक्षकों को भी उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का वो काम भविष्य में करे, ताकि हम पूर्व प्राथमिक की कक्षाएं और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था कैसी हो। क्योंकि 5+3+3+4 का जो फार्मूला है, इस फार्मूला में +5 तक का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसलिए हम इसी साल से कुछ स्कूलों में चालू करने वाले हैं। हमको इस व्यवस्था को सरकार की ओर से 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी हमारे देश में ऐसे हैं जो जिनका अक्षर ज्ञान बहुत कम है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, अंक ज्ञान बहुत कम है, जो गिनती भी नहीं बोल सकते हैं। उस व्यवस्था को सुधारने का काम की दृष्टि से भारत सरकार के योजना के अनुसार हम 3000 स्कूलों को इस साल हम ऐसे शिक्षक दे रहे हैं जो इस काम को निरंतर से पहले खुद ट्रेनिंग लेंगे, फिर उस काम को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एक सवाल मैं और इसमें करना चाहता था कि जो स्कूलों के भवन हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति आ जाती है, तो उन भवनों में कुछ प्राथमिक सुविधाओं की कमी है, तो क्या इस ओर सरकार ध्यान देकर के इनकी कमियों को पूर्ति करने की जो अभी अवसर मिला है कोरोना काल का, क्योंकि इस समय छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या इस समय कोई ऐसी स्कीम बन सकती है कि उनमें वो कमियां पूरी हो जाए? हमने अभी पिछले साल से ही हमारे स्कूलों को अच्छा दिखे, इसलिए उनका पेंटिंग का काम, उन पे कुछ चित्रांकन का काम, ऐसा काम, सुधार का काम, पुताई का काम, ये सब बड़े पैमाने पर किया है। थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी सुविधाएं की ज़रूरत थी वो भी हम जन सहयोग से पूरी करने जा रहे हैं। हमने एक और बड़ा प्रोग्राम इसमें साथ जोड़ा है कि हमारे जो पूर्व छात्र हैं, जो जिस स्कूल में पढ़कर गया, चाहे दुनिया के किसी भी एरिया में गया होगा, बड़ा व्यक्ति बनकर गया है, सब सरकारी स्कूल से बनकर गए, उनसे हमारे शिक्षक या वहाँ के हेडमास्टर या फिर प्राचार्य संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोगों ने संपर्क कर भी लिया है। उनको हम एक बार अपने स्कूल में आना आमंत्रित कर रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं उस स्कूल के लिए, वैसा भी हम उनको बोलकर आह्वान कर रहे हैं। मतलब हमारे जो पूर्व छात्र है, वो पूर्व छात्र भी अपने अपने स्कूलों में आए, ऐसी हमने अपील की है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। हम निश्चित रूप से ये कार्य हमने प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक और बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में हमसे बड़ा देश चीन है, आबादी में बड़ा चीन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 गुना अपने से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ स्कूलों की संख्या है केवल 5 लाख। भारत में 15 लाख सरकारी स्कूल संचालित होते हैं, मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी स्कूल है और इस कारण से हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम उनकी जो छोटी छोटी समस्या है, शिक्षक की समस्या, स्टाफ की समस्या, अन्य जो व्यवस्था है, उसमें बहुत पीछे है। इसलिए अभी हमने ये तय किया है कि हमने मध्य प्रदेश के से लगभग 10,000 और 9,000 के बीच की संख्या के आंकड़े में स्कूलों का चयन किया है। उनको हम छांट रहे हैं, उनका पूरा परीक्षण करा रहे हैं। हम ऐसे स्कूलों को जिनको हमने एक नए स्ट्रक्चर में बनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उनकी शैक्षणिक व्यवस्था हम इस साल से करने जा रहे हैं, जिसमें 350 स्कूलों को हम इस बार सर्व सुविधा युक्त, जिसमें हम बच्चों को परिवहन सुविधा भी देंगे, 15 किलोमीटर तक के बच्चों को हम स्कूल में ला सकेंगे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं। 350 स्कूलों में इसी साल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाकी में आगे आने वाले सालों में व्यवस्था जुटाएंगे। एक प्रकार से मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन 2 साल के समय में दिखने लग जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बात और चर्चा की है और हम ये जो जिस पे आपने विराम दिया इस चर्चा को, हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।